हेलो स्टूडेंट्स। आज हम नया टॉपिक फ़िरोज़ शाह तुगलक के बारे में अध्ययन करेंगे। फ़िरोज़ शाह तुगलक मोहम्मद बिन तुगलक का चचेरा भाई था। उसके पिता रज्जब गयासुद्दीन तुगलक के छोटे भाई और उसकी माता अबोहर के भट्टी राजपूत रणमल की पुत्री थी। उसका जन्म 1309 ईस्वी में हुआ था और जब वह 7 वर्ष का था तभी उसके पिता की मृत्यु हो गई थी। अतः उसका लालन पालन गयासुद्दीन तुगलक ने किया था। मोहम्मद तुगलक ने शासक बनने पर उसे अमीर ए हाजिब यानी दरबार की कार्यवाही का संचालक जैसे महत्वपूर्ण पद पर नियुक्त किया था। वह मोहम्मद बिन तुगलक का विश्वास पात्र था। मोहम्मद तुगलक ने दक्षिण के विद्रोहों को दबाने जाने से पहले दिल्ली का प्रशासन एक संरक्षक परिषद को सौंपा था और उसका प्रधान उसने फिरोज तुगलक को बनाया था। मार्च 1351 ईस्वी को ठट्टा में मोहम्मद तुगलक की मृत्यु के समय फिरोज शाह शाही शिविर में मौजूद था। सुल्तान की एकदम अचानक मृत्यु हुई तो विद्रोहियों के हौसले बुलंद हो गए तथा सारे राज्य में अवस्था फैलने का डर था। ऐसी स्थिति में शाही सेना के शिविर में उपस्थित अमीरों और उलेमाओं ने फिरोज को सुल्तान बनाने का निर्णय लिया। प्रारंभ में उसने संकोच प्रकट किया, मगर उलेमाओं के दबाव डालने पर वह सुल्तान बनने के लिए तैयार हो गया। 23 मार्च 1351 को ठट्टा के निकट एक शाही सैनिक शिविर में फिरोज शाह तुगलक का राज्यारोहण किया गया। राज्यारोहण के तुरंत बाद उसने सेना में व्यवस्था कायम की और मंगोल लुटेरों को परास्त करने के बाद शाही सेना के साथ दिल्ली की ओर प्रस्थान किया। मार्ग में ही उसे वजीर ख्वाजा ए जहां द्वारा एक 6 वर्षीय बालक को मोहम्मद तुगलक का पुत्र घोषित करके उसे गयासुद्दीन मोहम्मद के नाम से सिंहासन पर बैठाने का समाचार मिला। मुल्तान पहुंचकर उसने जो उपस्थित अमीर और उलेमा थे उस पर उसने इस मुद्दे पर विचार विमर्श किया। अमीर और उलेमाओं ने यह मानने से इनकार कर दिया था कि मोहम्मद तुगलक के कोई भी पुत्र जीवित है। उन्होंने कहा कि उसके कोई भी पुत्र जीवित नहीं है। अंत में परिस्थितियों को अपने विरुद्ध पाकर ख्वाजा ए जहां ने आत्मसमर्पण कर दिया और फिरोज तुगलक ने भी उसको क्षमा कर दिया। और उसके बाद उसने अगस्त 1351 ईस्वी में फिरोज शाह ने दिल्ली में प्रवेश किया और पुनः अपना राज्याभिषेक करवाया। अब आता है फिरोज तुगलक के प्रशासनिक सुधार। फिरोज तुगलक के गद्दी पर बैठने के समय राज्य में अराजकता की स्थिति व्याप्त थी, क्योंकि जगह जगह विद्रोह हो रहे थे। इस कारण बहुत ज़्यादा अराजकता की स्थिति व्याप्त थी। राजकोष रिक्त था। मोहम्मद तुगलक की विभिन्न योजनाओं के असफल हो जाने के कारण तथा विभिन्न विद्रोह होने के कारण राजकोष लगभग रिक्त हो चुका था। मोहम्मद तुगलक की धार्मिक नीति से उलेमा वर्ग और कट्टर मुस्लिम वर्ग नाराज था और उसके शासनकाल के अंतिम वर्ष में हुए विद्रोह के कारण अनेक प्रांत दिल्ली सल्तनत के आधिपत्य से मुक्त हो गए थे। चूंकि मोहम्मद फिरोज तुगलक में उच्च कोटि की सैनिक प्रतिभा का अभाव था, वो बहुत ज़्यादा योग्य सैनिक नहीं था, इसलिए उसने दिल्ली सल्तनत की अधीनता से मुक्त हुए प्रांतों को पुनः अधीनता में लाने का कोई प्रयास नहीं किया। युद्धों के विपरीत उसने अपना ध्यान शासन व्यवस्था को सुव्यवस्थित करने एवं जन कल्याण में लगाया। यानी उसका मुख्य उद्देश्य था शासन व्यवस्था को सुव्यवस्थित करना और जनता का अधिकतम कल्याण करना। तो सबसे पहला सुधार आता है राजस्व व्यवस्था में सुधार। फिरोज तुगलक ने राजस्व व्यवस्था में अनेक सुधार किए। मलिक मकबूल को उसने अपना वजीर बनाया और उसे खाने जहां की उपाधि प्रदान की। मलिक मकबूल जो था वह एक तेलंगाना का ब्राह्मण था, लेकिन उसने इस्लाम धर्म ग्रहण कर लिया था। फिरोज तुगलक के शासन काल में जो आर्थिक प्रगति हुई और राजस्व सुधार किए गए थे, उनका श्रेय मलिक मकबूल को जाता है। यानी कि उनका मुख्य जो कार्य किया था वो मलिक मकबूल के द्वारा किया गया था।
अब आता है कि फिरोज तुगलक ने राजस्व व्यवस्था में क्या क्या सुधार किए। सर्वप्रथम फिरोज तुगलक ने किसानों के असंतोष को दूर करने और राज्य के प्रति उनमें विश्वास जागृत करने के लिए उनके 2 करोड़ टंके का ऋण माफ कर दिया, जो मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में तकावी के रूप में उन्हें दिया गया था। उसने वे सब ऋण पंजिकाएं नष्ट करवा दी जिसमें किसानों के ऋण का ब्यौरा था। उसने दिवंगत वजीर ख्वाजा जहां द्वारा जनता एवं अधिकारियों में बांटी गई उस समस्त धनराशि को भी माफ कर दिया, जो वजीर ने एक लड़के को मोहम्मद तुगलक का पुत्र बनाकर उसको सिंहासन पर बिठाने के बाद उसके समर्थन के एवज में बांटी थी। यानी कि जो बांटी गई थी वो सब उसने लेने से मना कर दिया और उन सबको उसने माफ कर दिया। प्रांतीय सूबेदारों के हिसाब की जांच करने और उनसे बकाया रकम वसूल करने के लिए उनको दी जाने वाली यातनाओं और उन्हें अपमानित करने पर भी फिरोज शाह ने रोक लगा दी। उसने उलेमाओं को संतुष्ट करने के लिए उनके वे सभी भूमि अनुदान लौटा दिए जो पूर्ववर्ती सुल्तानों ने रद्द किए थे और उनको नए भूमि अनुदान भी दिए गए। सुल्तान फिरोज की इन रियासतों से जो ये सब रियायतें उसके द्वारा दी गई थी, तो इन रियायतों से साधारण जनता, किसान, अधिकारी एवं कर्मचारी वर्ग, उलेमा वर्ग सभी उसके समर्थक हो गए। उसने राजस्व अधिकारी जो विभाग के अधिकारी थे उनके वेतन बढ़ा दिए और अधिकारियों को आदेश दिया कि वे किसानों को परेशान ना करें। इसके अलावा ये उसके सब प्रारंभिक कारण थे। उसके अलावा उसने अब अपने राज्य की वास्तविक आय का पता लगाने के लिए ख्वाजा हुसामुद्दीन जुनैद को नियुक्त किया। जुनैद ने इस कार्य को 6 वर्ष में पूरा किया। उसने न केवल प्रांतों का दौरा किया वरन राजस्व अभिलेखों का परीक्षण भी किया। जुनैद ने स्थानीय सूचनाओं और विभाग के दस्तावेजों का परीक्षण कर खालसा भूमि से होने वाली राज्य की वार्षिक आय 6 करोड़ 85 लाख टन का अनुमानित की। यानी कि अब यह निश्चित कर दिया गया कि राज्य की खालसा भूमि से होने वाली आय कितनी है, 6 करोड़ 85 लाख टन का, और यह निश्चित कर दी गई। इसमें किसी भी तरह की कोई भी बढ़ोतरी नहीं की गई। यह अनुमान भूमि के वास्तविक माप पर नहीं अपितु स्थानीय सूचना पर आधारित था। फिरोज तुगलक दिल्ली सल्तनत का पहला शासक था जिसने राज्य की आय का ब्यौरा तैयार करवाया। फिरोज तुगलक ने इस्लामी कानून द्वारा स्वीकृत केवल 4 प्रकार के कर खिराज, जजिया, जकात और खम्स लगाए। शेष सभी करों को उसने समाप्त कर दिया। फिरोज ने अपनी आत्मकथा फुतुआत ए फिरोज शाही में समाप्त किए गए करों की संख्या 24 बताई है। उसने बताया है कि उसने लगभग 24 प्रकार के कर को समाप्त कर दिया था। खिराज भूमि कर था जो भूमि की उपज के 1/3 भाग के बराबर था। जकात मुसलमानों से वसूल किया जाने वाला धार्मिक कर था जो उनकी कुल संपत्ति का 2.5% लिया जाता था। जजिया गैर मुस्लिमों से लिया जाने वाला कर था। फिरोज ने इस कर का दायरा बढ़ा दिया। अब तक ब्राह्मण, स्त्री, बच्चे, विक्षिप्त, अपाहिज इस कर से मुक्त थे। उसने ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगा दिया। खम्स युद्ध में प्राप्त लूट का 1/5 भाग होता था। अलाउद्दीन खिलजी व मोहम्मद तुगलक ने लूट के धन का 4/5 भाग लेकर सैनिकों के लिए 1/5 भाग ही छोड़ा था। फिरोज ने इस संबंध में भी इस्लामी कानून का अनुसरण किया और उसने राज्य के लिए 1/5 भाग लिया और शेष
4/5 भाग उसने सैनिकों के लिए छोड़ दिया। इन 4 करों के अतिरिक्त फिरोज ने एक और कर, सिंचाई कर, जिसको हक ए शर्व कहा जाता था, भी वसूल किया। यह उपज का 10% होता था। सिंचाई कर केवल उन्हीं से उन्हीं किसानों से लिया जाता था जो फिरोज द्वारा निर्मित नहरों से अपने खेतों की सिंचाई करते थे। हर किसान से यह कर वसूल नहीं किया जाता था। फिरोज तुगलक दिल्ली सल्तनत का पहला शासक था जिसने ब्राह्मणों पर जजिया कर वसूल किया था। भू राजस्व निर्धारण के लिए फिरोज ने गयासुद्दीन तुगलक की नीति का अनुसरण किया। भूमापन और वास्तविक उत्पादन पर कर वसूली के निर्धारण की पद्धति त्याग दी गई। भू राजस्व के निर्धारण के लिए स्थानीय परंपराओं और प्रथाओं पर आधारित छोटे छोटे उपाय अपनाए गए। उसने भू राजस्व वसूल करने वाले अधिकारियों को चेतावनी दी कि यदि उन्होंने निर्धारित कर से अधिक वसूली की तो उन्हें दंडित किया जाएगा। इसके अतिरिक्त फिरोज ने व्यापारियों को उन अनुचित चुंगी करों से मुक्त कर दिया जो उन्हें देश के एक भाग से दूसरे भाग में वस्तुओं के स्वतंत्र प्रचलन से रोकते थे। इस नीति से वस्तुओं के मूल्य बहुत कम हो गए और आवश्यक वस्तुओं का कोई अभाव नहीं रहा। और फिरोज तुगलक ने जागीर प्रथा को पुनः प्रारंभ किया। उसने सैनिकों, सेना नायकों और असैनिक पदाधिकारियों को वेतन के रूप में जागीर देना शुरू किया। फिरोज तुगलक के द्वारा जो इस प्रकार की राजस्व व्यवस्था के अंतर्गत जो विभिन्न प्रकार के सुधार किए गए थे, उसके दोनों ही प्रकार के परिणाम रहे। इसके लाभदायक परिणाम भी रहे और हानिकारक भी परिणाम रहे। फिरोज तुगलक के राजस्व सुधारों से राज्य और प्रजा दोनों को लाभ हुआ और राज्य में संपन्नता आई। फिरोज के समय में कोई अकाल नहीं पड़ा, जनता संपन्न हुई, वस्तुओं के मूल्य कम रहे। सभी तत्कालीन इतिहासकारों ने राज्य और जनता की समृद्धि का वर्णन किया है। इतिहासकार शम्स ए सिराज अफीफ ने लिखा है, जीवन की आवश्यकताएं प्रचुर मात्रा में उपलब्ध थीं और फिरोज के संपूर्ण शासनकाल में बिना किसी प्रयत्न के अनाज के मूल्य अलाउद्दीन खिलजी की भांति सस्ते रहे। उसके अलावा इसके दोष भी रहे फिरोज की राजस्व व्यवस्था के। उन जो दोष हैं, दो उसमें मुख्य दोष हैं। पहला है जागीरदारी प्रथा और भूमि का ठेके पर दिया जाना। जागीरदारों से किसानों की भलाई करने की कोई आशा नहीं की जा सकती थी, जबकि जागीरें केवल राज्य के बड़े पदाधिकारियों को ही नहीं अपितु सभी महत्वपूर्ण सैनिक और असैनिक अधिकारियों को भी दी गई थी और ये अधिकारी अपने भूमियों को पेशेवर ठेकेदारों को लगान एकत्रित करने के लिए दे देते थे। तो भूमि को ठेके पर देने जो लेने वाले पेशेवर व्यक्ति थे वो किसानों से अधिक लगान वसूल करते थे। इससे ना तो राज्य को ही लाभ होता था और ना ही जिसकी भूमि होती थी उसको लाभ होता था और किसानों पर अतिरिक्त भार पड़ता था। ये इसकी राजस्व व्यवस्था का एक प्रमुख दोष माना जाता है। अगला है सिंचाई व्यवस्था। सिंचाई की सुविधा के लिए और कृषि का अधिक से अधिक विस्तार हो, कृषि भूमि का और कृषि को प्रोत्साहन देने के लिए फिरोज तुगलक ने 5 प्रमुख नहरों का निर्माण करवाया। इनमें से एक 150 मील लंबी नहर यमुना नदी से हिसार तक बनाई गई थी। दूसरी 96 मील लंबी नहर सतलज से घग्गर तक जाती थी। तीसरी नहर सिरमौर की पहाड़ियों के निकट से आरंभ होकर हांसी तक जाती थी। चौथी नहर घग्गर से फिरोजाबाद शहर तक और 5वीं यमुना नदी से फिरोजाबाद तक जाती थी। इन नहरों के कारण कृषि योग्य भूमि में वृद्धि हुई, विस्तार हुआ, व्यापारिक सुविधाएं बढ़ी और सिंचाई कर के रूप में राज्य की आय में भी वृद्धि हुई। फिरोज तुगलक ने सिंचाई और यात्रियों की सुविधा के लिए 150 कुएं खुदवाए। फरिश्ता के अनुसार फिरोज ने सिंचाई की सुविधा के लिए विभिन्न नदियों पर
50 बांध, 30 झील अथवा जल को संग्रह करने के लिए तालाबों का निर्माण करवाया। तो इस प्रकार फिरोज तुगलक ने सिंचाई व्यवस्था के लिए, जनता के उद्धार के लिए और कृषि योग्य भूमि के निर्माण के लिए उसने सिंचाई की व्यवस्था की। गयासुद्दीन तुगलक सल्तनत काल में नहर बनवाने वाला पहला शासक था, मगर नहरों का विस्तृत जाल फिरोज तुगलक के शासनकाल में निर्मित किया गया था। तो इस प्रकार जो हफीफ ने लिखा है कि हिसार और फिरोजाबाद के आसपास के क्षेत्र में जहाँ केवल खरीफ की फसल ही मुश्किल से पैदा होती थी, वहाँ अब रबी की फसल भी बोई जाने लगी और पैदावार बहुत अधिक बढ़ गई थी। तो इस कारण से इसे सिंचाई नहरों का पिता भी कहा जाता है मध्यकालीन भारत के अंतर्गत, और यह इसके द्वारा एक महत्वपूर्ण कार्य किया गया था। अब जो अन्य कार्य हैं, सार्वजनिक निर्माण कार्य, लोक परोपकारी कार्य, उनके बारे में मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगी। धन्यवाद।